हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं आपको। 11 क्वेश्चन से आज हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक बार पढ़ करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एक बार एपी को लिख लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है उसमें अगर आप देखें द एपी इज, क्या दे रखी बेटा एपी, इसमें 3 दे रखा है, 15 दे रखा है, 3 दे रखा है, 15 दे रखा है, फिर 27 दे रखा है, फिर 39 दे रखा है और कॉमा डैश डैश, ऐसे टाइप की एक एपी दे रखी है। विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म बोल रहा है। ठीक है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। भाई ये एपी गिवन है, इस एपी का ए आपको पता है, आप निकाल लोगे एपी का ए, 3 आ रखा है। एपी का डी देखोगे आप, दैट इज इक्वल टू आपके पास सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है और सॉल्व करने पर ये 12 आ रहा है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर 12 आ रहा है। ए निकल आया, डी निकल आया। अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इसका निकालना क्या है भैया, एन कैलकुलेट करना आपको। विच टर्म ऑफ द एपी बोल रहा है, इसका एन कैलकुलेट करना है। और एन कैलकुलेट करने के लिए आप कंडीशन को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है जरा ध्यान से पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन, आप देखना क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 132 मोर देन इट्स 132 मोर देन इट्स 54th टर्म बोल रहा है। विच टर्म बोल रहा है, मैं अगर बोल दो लेट nth टर्म of the given AP is 132 more than its 54th term। मैंने उसका आंसर ने अंग्रेजी में, मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका आंसर उसी अंग्रेजी में दे दिया उसको। स्टेटमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने स्टेटमेंट में उसको आंसर दे दिया। ये आपको जरूरत नहीं बेटा, आप ध्यान रखना, इसकी आपको जरूरत नहीं है, मुझे आपको समझाना है ना, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता, डायरेक्ट लिखता तो कई छोटे बच्चे जो है सर पकड़ लेते, बोले ये सर ने कैसे लिख दिया, इसलिए मैंने उसको स्टेटमेंट में लिख दिया। अब मैं इसको मैथमेटिकल सेंस में उतार दूंगा आपको। nth टर्म ऑफ द एपी बोला था, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, an से। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो, an से। ये 132 मोर बोल रहा है, इसका मतलब मोर जैसे ही बोलेगा ना, आप इक्वल टू साइन लगा लेना और इसमें 132 प्लस कर देना है। nth टर्म इज 132 मोर बोल रहा था, इस nth टर्म से 132 मोर है तो इसमें प्लस 132 कर देंगे। किसमें करेंगे भाई, इट्स 54th टर्म, इसका इसके 54th टर्म में ऐड करेंगे। इसका 54 टर्म ए 54 ही तो होता है। बात समझ में आ रही है आपको। nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म बोल रहा था, मैंने उसकी लैंग्वेज को मैथमेटिकल सेंस में उतार दिया। जरा मुझे फॉर्मूला तो आता ही है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 54 a प्लस 53d आ जाएगा, प्लस 132 आना चाहिए। इतना करेक्ट है बेटा, आराम से करो। देखो इस क्वेश्चन में a तो सेम है दोनों में, चाहे a तो वही रखना है आपने, a की वैल्यू आपकी 3 आ रही है। आप कोई बोले a से नहीं काटता हूं, अभी बाद में काट दूंगा सर, यहां इस वाले a के लिए भी 3 रखना है, n माइनस 1 d की प्लेस पर d की वैल्यू आप चेक करोगे तो आपके पास निकल आएगा 12 है। इज इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू आप रखोगे फिर से 3 आएगा, प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय d की प्लेस पर d की वैल्यू 12 आएगा, प्लस 132 हो जाएगा। ये भैया ये वाले n3 से ये वाला 3 आप कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ी स्मार्टली काम करा जाए तो देखो इधर जो 12 कॉमन आ रहा है, अगर कोई बोले थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं बेटा, 12 कॉमन आ रहा है, जैसे 12 कॉमन निकालोगे ना, इस 12 से फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, 12 कैंसिल तो 53 बचेगा ना यहाँ, प्लस इस वाले 12 से इसको भी डिवाइड कर देना, 12 से 12 1 जा 12, 1 और 1 12 1 जा 12, कितना यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12। इस 12 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 कैंसिल कर लो। अभी n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 था, डिवाइडेड बाय यहाँ 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 64 आ रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, 53 प्लस 64, 12 से 12 कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, तो ये 1 तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 65। बोला था कौन सा वाला टर्म होगा जो इससे इतना मोर होगा, इसका 65th टर्म
इस वाले से 54th टर्म से 132 मोर होगा। आपको बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? देखो आप आराम से कर लोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया हमारे सिलेबस का। कोई बोले इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे क्वेश्चनों में काउंटिंग होती है इस क्वेश्चन की, तो इसलिए आप बहुत आराम से कर दोगे। अरे एक दो बार आप ट्राई करना, डेफिनेटली आप बना दोगे। जब आप लैंग्वेज को समझने लगोगे ना बेटा, क्वेश्चन आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से करने लगोगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? बोला उसके 1000 टर्म में क्या डिफरेंस होगा, ऐसा आपको निकालना है। पर टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस बोल रहा है। लेट टू एपीज हैव कॉमन डिफरेंस इज सेम कॉमन डिफरेंस बोला है। कुछ भी अल्फाबेट पुट कर दो भाई, स्मॉल लेटर का डी यूज कर लेते हैं। लेट टू एपीज हैव कॉमन डिफरेंस डी एंड फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज स्मॉल लेटर ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी इज कैपिटल लेटर ए। आप ध्यान रखना, मैंने दो एपी हैं, उनके कॉमन डिफरेंस तो बोल रहा है सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो मैंने फर्स्ट टर्म पुट कर दिया। फर्स्ट वाली एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल लेटर का ए ले लिया, सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल लेटर का ए ले लिया, और इसने जो एपी का कॉमन डिफरेंस दिया, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है बोल रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेना। बोल रहा है, अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है उसको समझ लो पहले। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100, मतलब दो एपी का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया? द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, इसका मतलब पहले वाले का 100 टर्म, अगर आप पहले वाले को ए 100 बोल दोगे तो ये आ जाएगा, माइनस दूसरी वाली एपी का 100 टर्म ए 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 है बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। बेटा एक चीज को समझ लेना, कई बच्चे होते हैं ना जो मैथमेटिकल, देखो ऐसा होता है टीचर को तो मार्क्स देना है, वो आपको दे देगा, वो अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इतना क्लियर होना चाहिए। कोई हमसे आगे पूछ ले तो हमें आना चाहिए उसको बताने के लिए। नेक्स्ट ईयर अगर कोई आपका भैया क्लास 10th में आ गया, उसने कुछ पूछ दिया आपसे, तो ऐसा ना हो कि आप उसको सेटिस्फाई ना कर पाए। कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। इज इक्वल टू 100, अरे भैया ये सेम नंबर को माइनस करने पर तो 0 आ जाएगा, कहां से आपका अलग अलग है? आप देखो ना, ए 100 माइनस ए 100 बोल रहा है, अरे थोड़ा सा डिफरेंशिएट तो करो। दो एपीज को आप जब तक डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? रट्टा थोड़ी मारना है हमें। ये देखो मैंने इसमें फर्स्ट वाले एपी के 100 टर्म को स्मॉल लेटर का ए 100 से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड वाले एपी के 100 टर्म को कैपिटल लेटर के ए 100 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये माइनस नहीं हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आसानी से माइनस हो जा रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ के करना है। जब भी आप क्वेश्चंस को करें अपना लॉजिक भी इस्तेमाल करें। अब देखो जरा ए 100 कैसे निकलेगा भैया? 100 टर्म निकालना, तो इसका फर्स्ट वाले एपी का ए 100 निकालना, फर्स्ट वाले टर्म का फर्स्ट टर्म स्मॉल लेटर का ए है, आपने लिखा है। ए 100 निकालने का बोला ए प्लस 99d होगा ना बेटा। 99d की जगह पर आप चेक करो, पहले वाले में भी आपको वही नंबर लगाना है और दूसरे वाले में भी वही डी लगाना है, क्योंकि दोनों का एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका भी निकालोगे, इसका कैपिटल लेटर का ये फर्स्ट टर्म है, देखो पहले वाले सेकंड वाली जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म आपका कैपिटल लेटर ए है, प्लस 99d आएगा, डी स्मॉल लेटर का उसके लिए भी यूज करेंगे क्योंकि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है। इज इक्वल टू 100, बेटा ब्रैकेट ओपन करिए जरा, a प्लस 99d इज इक्वल टू सॉरी माइनस, ब्रैकेट को ओपन करो, इनर साइड साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का 99d इज इक्वल टू 100। देखो ये 99d नेगेटिव और 99d पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना, छोड़ दो इसको ही। कितना समझ में आ रहा है? ओके। नाउ एग्जामिनर क्या बोल रहा था आपसे, वो तो देखो, बोल रहा है फाइंड दियर 1000 डिफरेंस ऑफ दियर 1000 टर्म। इसका एग्जामिनर बोल रहा है ये कैलकुलेट करो, a1000 माइनस कैपिटल A1000 आपसे निकालो बोल रहा है। भाई कैपिटल A1000 में स्मॉल A1000 में से कैपिटल A1000, मतलब पहली वाली एपी के 1000 टर्म से दूसरी वाली एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना हुआ पूछ रहा है आपसे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? अरे करके देखते हैं।
इसका 8000 निकालना तो क्या क्या निकलेगा बेटा, इसका 8000 निकालना तो a प्लस 999 डी। मैं सही बोल रहा हूं भाई? 8000 कैसे निकलता है? a प्लस 999 डी आएगा, माइनस माइनस मैथमेटिक्स का आपको हो रहा है बेटा, इसको ब्रैकेट में रखना। इसका 8000 लगाओगे तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कैपिटल लेटर का a माइनस 999 सॉरी प्लस 999 इतना डी। सही बोल रहा हूं मैं? इसका 1000 टर्म a प्लस 999 डी होगा, और इसको कैलकुलेट तुम्हें करना है तो दैट इज इक्वल टू a प्लस 999 डी माइनस, इसी ब्रैकेट के आउटसाइड में माइनस साइन होता तो इनर साइड साइन क्या हो जाते हैं? ब्रैकेट के ओपन करने पर चेंज हो जाते हैं। a ये भी माइनस का हो जाएगा 999 डी। क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या? इसी को सॉल्व करेंगे, a माइनस कैपिटल A आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट से स्मॉल लेटर का a माइनस कैपिटल A को 100 लिख सकते हैं? तो ये तो हो जाएगा 100। पूछ रहा था उसके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, इसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? कोई कंफ्यूजन? हो जाएगा बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बोला 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, बोल रहा है। भैया कैसे पता चलेगा? पहले मुझे 3 डिजिट के नंबर तो पता होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। ये 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, जो 7 से डिविजिबल होंगे वो 3 डिजिट के नंबर। पहले स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलेगा और लार्जेस्ट कैसे निकलेगा? देखो बेटा 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 है। इस 100 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, देखते हैं होता क्या है। 7 1 जा 7, आपके पास 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 3 और 0। 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच जाएगा 2। 2 यहां रिमाइंडर है, अब ये 2 रिमाइंडर बच गया है। अब भैया पता कैसे चलेगा कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा? अगर आप देखें 7 से डिवाइड होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 105 लग रहा है, जो 3 डिजिट का नंबर है। अगर हम देखें तो 105 सबसे पहला नंबर है जो 3 डिजिट का नंबर है और 7 से डिवाइड होता है। करके देख लो, अगर 105 को डिवाइड करता मैं 7 1 जा 7, देखो 105 आप चेक कर लो। 7 से डिवाइड करने पर 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 3, फिर 5 नोट करेंगे, 7 5 जा 35, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका 105 वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। मुझे कैसे पता चलेगा भाई? एग्जाम में तो मुझे निकालना पड़ेगा भाई, इसका तो कोई नियम होगा ना, ऐसे थोड़ी निकल आएगा। इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको लर्न करके रखना पड़ेगा आपको। डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, इस फॉर्मूले को आप लर्न करेंगे तो आप आराम से निकाल दोगे। देखो मैंने यहां वही करा, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं 105, प्लस डिवाइजर, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं 7, माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 2 आया था। देखो सॉरी 105 नहीं था, 100 था, सॉरी गलती से मैं 100 नंबर को करा था ना। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर 100 है। 100 को मैंने करा था, 100 को डिवाइड किया था 100, डिवाइजर था 7, माइनस रिमाइंडर था 2। सॉल्व करेंगे 107 में से 2 माइनस करेंगे तो 105 भी तो आएगा। इसका सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है वो है 105। नेक्स्ट नंबर निकालना है, आपको पता है नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 7 इसमें ऐड कर लो, इसमें 7 ऐड करोगे, अब तो डी इसका 7 होगा ना, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगला नंबर इसका 112 होगा। 2 ही नंबर लिखने होते हैं। अब तुम्हें लास्ट नंबर चाहिए, सबसे लार्जेस्ट आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए भाई पहले, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का 999 होता है। इसको आप 7 से डिवाइड करके देखो जरा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 2 और 9, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 1 और ये 4, 9 को आप उतारोगे यहाँ 7 की टेबल में, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बच जाएगा 5, 5 क्या बच गया आपका? रिमाइंडर। 5 क्या बच गया बेटा आपका? रिमाइंडर। अब जब आप नंबर निकालोगे जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो आएगा 994। वो कैसे भाई? उसका भी तो फॉर्मूला होता होगा। इसका लार्जेस्ट नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। समझ आ रहा है बेटा आपको? डिविडेंड में से ये आप लर्न करके रखोगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बहुत कम लोग बताते हैं। आपने देखा होगा टीचर जब क्लास में करता है पार्ट से नंबर लिख देता है क्योंकि उसको तो पता है
आपने देखा होगा बहुत सारे, हमने बहुत सारे टीचरों को देखा, हमने खुद भी पढ़ाया है। तो इसलिए ये हम देखते हैं कि नॉर्मली टीचर जो है अपना, उसको तो सब पता है, वो ऐसा काम कर देता है, निकाल के दिखा देता है, बच्चा सोचता रह जाता है। इसीलिए मैं वो प्रॉब्लम फेस करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि कैसे बच्चे को इसको करना है। इतना कहानी कौन टीचर लगाता क्लास में इतना टाइम? तो इसलिए आपको ध्यान से करना है। देखो आप चेक कर लो, अब इसमें अगर आप इसमें 99 इसमें अगर आप इसमें देखो 999 से 5 को माइनस कर दें, 999 में से 5 माइनस करेंगे 994 आ जाएगा। और 994 3 डिजिट का वो नंबर है जो 7 से एग्जैक्टली डिविजन होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कहने का मतलब अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न है तो आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। तो 7 का ही पूछा, किसी का भी पूछ सकता है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिर्फ हमें फॉर्मूले लर्न करके रखने पड़ेंगे। अरे एक जगह लिख लिया करो और उसके बाद उस फॉर्मूले को क्वेश्चन के साथ ही लिख लो ना। बार बार क्वेश्चन करते समय उसको एक बार पढ़ लिया करो, अपने आप आने लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं आप। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब कोई बोले सर ये वाला क्वेश्चन ऐसा तो आपने कराया था सर में, बिल्कुल मैंने कराया था, इसमें एन ही तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। अगर आप फिर से एक बार दोबारा वापस चले जाओ हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 यही तो किया था हमने। अब हमें आता है, देखो आप क्या क्या पता है मुझे। ए पता है मुझे 105 है। डी मेरे को पता है, कैलकुलेट कर लो आप, नहीं तो डी तो पता ही है मुझे। 105 को माइनस कर लेंगे तो 7 ही आएगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल नंबर चाहिए इसको। इसके बाद ए एन भी पता है, इसका लास्ट टर्म आपको पता है ना, इसका ए एन इक्वल टू 994 है। तो निकालना क्या है इसमें, एन ही तो कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की बात कर रहा था, एन निकालना है। अरे इसी से रिलेटेड फॉर्मूला लगा लो ना, यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आराम से कैलकुलेशन करो। ए एन की प्लेस पर 994, ए की प्लेस पर 105 प्लस एन नहीं पता है तो एन माइनस 1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू 7। सबसे पहले आप इसको यहां शिफ्ट करके लाओ, एक सिस्टम बना लो अपने काम करने का, मिस्टेक होने का चांस खत्म हो जाएगा। कभी कुछ कर रहे हैं तो गलतियां होंगी। अगर आप सिस्टम एक जैसा बना लेंगे तो मिस्टेक के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 7 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, देखना आराम से माइनस करना। 14 में से 5 जाएगा 9, 1 कर लिया आपने, बचा आपके पास 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 जाएगा 8, और इसको डिवाइड कर रहे हैं आप 7 से, इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 की टेबल आती होगी आपको, 7 1 जा 7, 1 और 8 बचेगा, 7 2 जा 14, 4 और 9 बचेगा, 7 7 जा 49। अब इस 1 को यहां शिफ्ट कर दोगे, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n कितना आ जाएगा बेटा 128। पूछ रहा था आपसे कि 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 डिजिट के 128 ऐसे नंबर होंगे जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर आपकी समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद ही बना दोगे। देखो मैं अगला क्वेश्चन कर नहीं रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पर आपके सामने नोट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, देखते हैं। उसी टाइप का है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ये 4 के मल्टीपल है बिटवीन किस किस के बीच में बोल रहा है भैया? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन आपका 10 एंड 250। 10 एंड 250, अभी तो बहुत इजी है, इसमें तो आप जल्दी से बता दोगे। 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल है बोल रहा है। इसका 10 से आगे तो अभी तो इसमें टेबल पढ़ के भी बन जाएगा, 12 आएगा पहला नंबर। 10 और 250 के बीच में फर्स्ट नंबर क्या आएगा? 12 आएगा। और अगर थोड़ा बड़ा आता तो मैं इस फॉर्मूले पर लगाता, इसमें भी लगाओगे तब भी बन जाएगा। देखो आपके पास 10 नंबर है, आप करके देख लो। 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 2। भैया इसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो स्मॉलेस्ट वाले फॉर्मूले में रखो ना, डिविडेंड की जगह 10 प्लस डिवाइजर की प्लेस पर आपके पास 4 माइनस रिमाइंडर की प्लेस पर 2। तो इसका मतलब 14 माइनस 2 12 भी तो आता है। और वैसे टेबल भी लगा सकते हैं, छोटा नंबर है। फिर इसके बाद अगला नंबर कितना आएगा बेटा? 16 आएगा, कॉमा डैश डैश। अब लार्जेस्ट नंबर चाहिए आपको, वही आपको 250 को ही तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से 250 को डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 1 और 0 बचेगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया 2, ये 2 रिमाइंडर है आपके पास। तो इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा ना लार्जेस्ट नंबर वाले में। डिविडेंड कितना है बेटा? 250, और उसमें से अगर आप 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 248। अब आपको नंबर निकालने की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या इसी क्वेश्चन जैसा नहीं है? तो इसका मतलब इस वाले पर आप DIY मेथड लगाएंगे, डू इट योरसेल्फ। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 14 को आप खुद बनाएंगे, मैंने आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन समझा दी, कर लोगे बेटा आप? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब आपको n कैलकुलेट करना है।
फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, द nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल, दो एपी का nth टर्म इक्वल है बोल रहा है। फर्स्ट एपी इस फर्स्ट एपी क्या है जरा देखते हैं। फर्स्ट एपी आपको दे रखी है 63, 65, 63, 65, 67, डैश डैश। भाई ये फर्स्ट एपी दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल लेटर के ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ए इज इक्वल टू 63, इसका स्मॉल लेटर का डी अगर आप चेक करें तो भाई 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2 ही तो आएगा। इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। सेकंड एपी भी लिखता हूं जरा क्या दिया है। सेकंड एपी इज, इसकी सेकंड एपी आपको दे रखी है 3, 10, 17, 3, 10, 17, डैश डैश। इस सेकंड एपी का भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। बेटा आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी इज कैपिटल लेटर ए, दैट इज 3। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर मैं स्मॉल लेटर का ए लगाऊंगा तो स्मॉल लेटर का ए से स्मॉल लेटर का ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप चेंज कर देते हैं थोड़ा, और इसी का कॉमन डिफरेंस भी चेंज कर देते हैं, लेटर डी लिख देता हूं कैपिटल लेटर का, और उसको 10 में से 3 माइनस करूंगा तो वो भी निकल के आ जाएगा 7। अब ये दोनों तो निकल गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार दोबारा फिर पढ़ देता हूं। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस आर सेम। बोला एन की किस वैल्यू के लिए इनके nth टर्म सेम होंगे बोल रहा है। भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फर्स्ट वाले का nth टर्म जिसको आप an से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड वाले का nth टर्म जिसको आप कैपिटल लेटर का an से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे बोल रहा है। एन की किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। भैया इसका an निकालना तो आपको फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इस पे भी लगाएंगे तो कैपिटल लेटर का a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल लेटर का डी। रट्टा नहीं मारा मैंने, देखो कितनी जल्दी मैं फॉर्मूले को के हिसाब से क्वेश्चन को चेंज कर ले रहा हूं। ये हमें ये एबिलिटी आनी चाहिए। एक ही प्लेस पर एक, अब देखो अगर मैं दोनों जगह स्मॉल लेटर ए लिखता तो ए से ए कैंसिल हो जाता, प्रॉब्लम कर देता मुझे क्वेश्चन। अब नहीं कैंसिल कर सकता हूं मैं, वैल्यू तो रखे जरा। ए की प्लेस पर 63 आ जाएगा प्लस n माइनस 1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू फर्स्ट वाली एपी की 2 दिख रही है, इज इक्वल टू अगले वाले के लिए ए की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है प्लस n माइनस 1, डी की प्लेस पर वैल्यू 7 नजर आ रही है। अब आपका कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ब्रैकेट्स को ओपन करिए जरा। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू यहां 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। जो सॉल्व हो रहा है कर लीजिए। 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा प्लस 2n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7n और माइनस 4 आ रहा है शायद। 7 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस करेंगे माइनस, साइन लार्जेस्ट नंबर के इन फ्रंट वाला लगाएंगे। भैया मैथमेटिकल नंबर सेम साइड शिफ्ट कर लो, अल्फाबेट सेम साइड, दोनों मैथमेटिकल नंबर यहां लाता हूं, अल्फाबेट को इधर ले जाता हूं। 61 माइनस का था प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 7n था, ये 2n यहां से यहां जाएगा तो माइनस का 2n चला जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 5n आ रहा है इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करेंगे तो 65 आ रहा है। आपसे n की वैल्यू निकालो बोला था, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, तो 5 की टेबल लगाएंगे 13 आ रहा है। तो n का जो वैल्यू आ रही है वो 13 आ रही है। बोला n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म सेम होंगे, n की 13 वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे आप, कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 6 आपको लग रहा होगा 16 क्वेश्चन तो इसने किया नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें डू इट योरसेल्फ वाले प्रोसेस लगाएंगे। क्यों भैया, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वाली वीडियो में ही आपको बता दिया था। उसमें क्वेश्चन नंबर जब आपको मैंने समझाया था, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम टाइप के क्वेश्चन है। आपसे बोला था मैंने 16 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आप अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरा पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने 8 क्वेश्चन समझाया था। जैसे 8 क्वेश्चन बनेगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। भैया आप समझ रहे हो ना, अभी तक जो बातें होती थी वो यहां से होती थी, अभी बोलने लग गया यहां से निकालो। यहां से आपको कौन सा निकालना टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है भैया निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं इसमें। इसके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस एपी आपको दे रखी है
एपी इज, जो एपी आपको दे रखी थी वो दे रखी 3, 8, उसके बाद 13, कॉमा डैश डैश, कॉमा 253, ये एपी आपको दे रखी है। मैं क्या करता हूं, इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं, रीराइट द एपी इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब उल्टा लिख देते हैं, वो उधर से 252 को पहले लिख देते हैं, 53 सॉरी 253, इसको पहले लिखते हैं कॉमा डैश डैश कॉमा, फिर 13 लिखते हैं, फिर 8 लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं। ये अब एपी हमारी ये हो गई है। अब आप इस एपी पर ध्यान दें तो इसका फर्स्ट टर्म ए कितना लग रहा है बेटा, भैया एपी का जो पहले नंबर में आता है उसी को तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं। 253 इस वाली एपी का फर्स्ट टर्म है, तो एपी आपने रीराइट कर दिया, उस एपी का पहला टर्म 253 है। ठीक है भैया, इसका आपका डी कैसे निकलेगा, इसका डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू, अब आप देखोगे टू कंस्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस डी होता है, टू कंस्टिट्यूटिव टर्म। अरे कोई जरूरी थोड़ी है, इसके बगल में नहीं दिया तो कहीं तो दिया होगा, तो वो यहां नजर आ रहा होगा आपको, इन दो कंस्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस डी होता है। मैंने आपको क्या बोला था हमेशा, बाद वाले टर्म में से पहला वाला माइनस करना है, जो बाद में आता है, 8 बाद में आ रहा है, 13 पहले आ रहा है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। मेरी बात समझ लो ना बेटा, कितने हार्ड एंड फास्ट रूल बने हुए हैं हमारे, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कई बच्चे होते ना, आपने बदल दिया तो हम सोचेंगे इससे इसको माइनस करना, नहीं, आपकी एपी जिस ऑर्डर में लिखी है आप उसमें बाद वाले टर्म में से पहला ही माइनस करेंगे। डी की वैल्यू आपकी -5 आ गई है, जब डी निकल जाएगा ए निकल जाएगा। एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है, 20th टर्म निकालो बोल रहा भैया, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, A20 आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें कि n की वैल्यू 20 दी है। आप समझते हो ना, ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या है बेटा, ये n ही तो है, n की वैल्यू आपको गिवन में दे रखी है और A20 निकालने के लिए बोल रहा है इस एपी की। Therefore A20 इज इक्वल टू, आपको तो आता है A20 निकालना, A प्लस 19D हो जाएगा। तो सॉल्व करो बेटा, दैट इज इक्वल टू A की प्लेस पर A की वैल्यू 253 है, प्लस 19, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू आपने अभी भी निकाली थी, -5 आई थी। सॉल्व करते हैं, 253 प्लस इंटू माइनस माइनस, 19 5 जा 95, थोड़ा आराम से सॉल्व करना भाई। 13 में से 5 जाएगा 8 आ जाएगा, 1 कर लिया आपने, बचा आपके पास 4, 14 में से जाएगा 5 आएगा, 1 कर लिया आपके पास बचा 1, प्लस का कि माइनस का, लार्जर नंबर का साइन आएगा, प्लस का आएगा 158। अब क्या बोल रहा था, उसको लिख देता हूं, therefore 20th term from the last term of the AP, हमसे पूछ रहा था 3, 8, 13, डैश डैश, 253 इज इक्वल टू 158। मुझसे पूछ रहा था जो आपके पास जो ये एपी की बना है, इसका 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये यहां से बेटा, यहां से 20th टर्म कौन सा होगा बोल रहा था, मैंने यहां से 20th टर्म्स को बता दिया, 158 होगा। कोई परेशानी, आपसे बन जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट वे में मैंने बनाया, सबसे आसान तरीका। आप अगर कई लोग बोलेंगे सर इसको तो इसमें मुझे 20th टर्म पूछ रहा है तो हम निकाल लें, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाल लें, उसके बाद जो है स्टार्टिंग से टर्म को निकालें, तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आएगा इतना ही आंसर। देखो करके मैं दिखा देता हूं आपको, और मैं आपको करके दिखा देता हूं, करना नहीं है, दूसरी वाली मेथड बहुत लेंथी है, उससे नहीं करना है। ये शॉर्टेस्ट मेथड है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेथड है, ठीक है। इस तरीके को सीखो, ये ज्यादा इजी है, लेकिन पता होना चाहिए हमें। अगर कोई बोले कि सर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, भैया अगर इसमें n निकालने हम, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो एक मिनट देखो, a की प्लेस पर 3 है तो an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो an की प्लेस पर 253 दिया है, a की प्लेस पर a की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस n माइनस 1 n निकालना मुझे, इंटू डी, डी की प्लेस पर अगर आप चेक करोगे तो 5 आएगा, यहां से 3 को यहां शिफ्ट कर लेना, 253 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 नीचे आ जाएगा, तो 250 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इससे 50 टाइम कैंसिल, इसको शिफ्ट कर देना यहां, n इज इक्वल टू 50 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 51। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितने हैं, 51। तो देयरफॉर आपसे बोला था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म,
इज इक्वल टू, भैया 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछा है तो लास्ट से तो निकाले, हम स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं। इसका मतलब 51 माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। भैया बिगनिंग से वाला टर्म होगा ये, इसका मतलब कौन सा टर्म होगा भाई? अरे कैसे बताया, हमें ऐसे कर दिया है। मैंने तुम्हें परसों एक क्वेश्चन समझाया था बेटा, आप मेरे सारे वीडियो देख रहे होगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला था आपसे, अगर मैं रोल नंबर 10 से रोल नंबर 15 तक के बच्चों को 10A क्लास में बिठा दूं तो भैया कितने बच्चे मैंने बिठाए? कई लोग बोल रहे थे 5 बच्चे बिठाए होंगे, 5 नहीं बिठाए, 6 बच्चे बिठाए। देखो 10 रोल नंबर, 11 रोल नंबर, 12 रोल नंबर, 13, 14 और 15, कितने बच्चे बैठाए? 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है 5 ही बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। कैसे निकालते हैं इसको? इसका लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करते हैं +1, क्योंकि ये भी आपने एक्सक्लूड कर दिया, इसको लेना पड़ेगा। इसका ये नंबर भी हमने हटा दिया तो इसका उस नंबर को लेना है तो इसके लिए +1 करना पड़ता है। ऐसे मैंने यहां भी कर दिया। 51 टोटल नंबर ऑफ टर्म से, उसमें से 20 तो मैंने माइनस कर दिया, 20 टर्म, तो भैया 20 जो टर्म था वो माइनस हो गया, एक टर्म ये वाला भी ऐड हुआ, तो इसको निकालने के लिए नियम लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि कैसे लगा दिया, इसीलिए यही मैं बात आपसे बोल रहा हूं। अगर आप मेरे से जुड़ जाओगे तो आपको एक हर छोटी से छोटी चीज आपको मेरे पास मिलेगी, उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से मिलेगा, आपको दिमाग कहीं नहीं लगाना पड़ेगा। देखो बेटा 51 + 1 52 में से 20 माइनस करेंगे 32nd टर्म होगा ये। अब जरा निकालता हूं, therefore आपको A32 निकालना है। A32 निकालने का फॉर्मूला A + 31D तो होगा। A32 निकालने का फॉर्मूला A + 31D, A की प्लेस पर आपके पास वैल्यू कितनी है बेटा? 3 + 31 इंटू D की प्लेस पर D की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी? ये निकालना है, यहां से 5 आ रही है। इसी को सॉल्व करेंगे, 3 + 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, और इसी को सॉल्व करेंगे 158 आ जाएगा। अगर आप दोनों मेथडों में से किसी से भी करो तो दोनों में आंसर तो सेम ही आना है। ये देखो सेम आंसर, लेकिन आप ध्यान रख लो, आपको कौन ज्यादा आसान लग रहा है? इसमें खाली एपी का ऑर्डर आपको रिवर्स करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की ड्यूटी आपकी है। वो कब आएगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बताया था एक दिन पर कुछ एग्जांपल दिया था, भैया अगर हमारी मौसी आ जाती है और हमारे चाचा आ जाते हैं, चाचा की इंग्लिश में देखा जाए चाचा की जो वाइफ होती है वो भी आंटी होती है, मौसी भी आंटी, बड़ा कंफ्यूजन है। हिंदी में देखा जाए वो मौसी है और वो चाची है। जब चाची आती है, डोर खोलते हैं, आप बोलते हो मम्मी को आवाज लगाते हो मम्मी चाची आई है, और जैसे मौसी आती है तो आप मम्मी को आवाज लगाते हो मम्मी मौसी आई है। क्यों? क्योंकि आप मम्मी और चाची में डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से जानते हो। समझ में आ रहा है आपको? जब वो डिफ्रेंसिएशन आप बहुत अच्छे से जानते हो तो क्वेश्चंस का डिफ्रेंसिएशन भी आपको आना चाहिए। मेरी बात समझ लो आप बेटा? क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने की हैबिट तब होगी जब आप क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे। मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को बार बार देखना है। जब और क्वेश्चन को रिलेट करना है, जैसे मैं रिलेट कर रहा हूं, आपको मैंने बोला ना रिलेट करने की आदत अगर आपको हो जाएगी आप क्वेश्चन बना देंगे। तो इसलिए कहने का मतलब मेरा है कि आप क्वेश्चन को तभी अच्छा बना सकते हैं जब आप समझना जानेंगे। मैंने दोनों मेथड से आपका क्वेश्चन करके रख दिया। ये मेथड मुझे खुद लगता है ये मेथड लेंथी मेथड है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें। ये सिंपल मेथड है तो आप सिंपल वे पर करो ना, क्यों कर रहे हो लेंथी मेथड को? ये वाली मेथड मुझे जो लगता है कॉम्प्लिकेटेड लगती है, मैं इसको करूंगा ही नहीं। एग्जाम में अगर आता तो मैं इससे करके आता। समझ में आ रहा आपको? हो जाएगा बेटा आपसे? ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज दिस 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. ठीक है भैया, सब कुछ क्लियर है, लेकिन पहले क्वेश्चन को देख लो और देखने के बाद क्या आप एक चीज समझो, क्या इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है? किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है आपको पुट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। माना फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। आप ध्यान से देखना फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है। आपसे बोल रहा है द सम ऑफ इट्स 4th and 8th टर्म। 4th and 8th टर्म, भैया 4th टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? A4 से। 8th टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? A8 से। सम का क्या मतलब होता है बेटा? प्लस।
और इसका जो सम आ रखा है वो इज का मतलब इक्वल टू कितना दे रखा है 44। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम उसने क्वेश्चन में गिवन में दे रखा है 44 गिवन में दे रखा है। तो फोर्थ टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला a प्लस 3d, एट्थ टर्म का फॉर्मूला बेटा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। आराम से सॉल्व करना, a और a को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2a, प्लस d और d वाले को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 10d इज इक्वल टू 44। चाहो तो आप 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगले वाले क्वेश्चन में भी आपका 2a आएगा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हम पहले ही देख लिए, इसे जब आप इसके लिए टाइम को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मेरा शॉर्ट फॉर्म में बताइए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। भाई सेकंड कंडीशन में देखें आप, सिक्स्थ टर्म a6, 10th टर्म a10, सम का मतलब प्लस, इज का मतलब इक्वल टू कितना दे रखा भैया द सम ऑफ दिस एंड दिस टर्म इज 44। अच्छा फर्स्ट वाला पार्ट मैंने गलत कर दिया बेटा, ये 44 नहीं 24 दिया था बेटा, सॉरी ये 24 दिया था, तो 24 कर देंगे, क्या टेंशन है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 24 कर देते हैं ये लोग, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में सम 24 था, नेक्स्ट वाले में 44 था, मेरे पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, ये 44 है। अब देखो जरा a प्लस कितना आएगा बेटा 5d, ये कितना आएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a और a को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2a, d और d के टर्म को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 14d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 44। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप चेक करो जरा, क्या इसके कोफिशिएंट इक्वल है? मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, मुझे पता था कि इसका a कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसमें 2a, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दिया मैंने, 10d इज इक्वल टू 24। आराम से सॉल्व करना, देखो इसके साइन सेम आ गए तो इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सबट्रैक्ट करने में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, मैंने चेंज कर दिए। देखो a से a का टर्म कैंसिल, 14 में से 10 जाएगा तो 4 आएगा और साथ में d आएगा इज इक्वल टू, देखो 44 में इतना माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 20/4। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। d की 5 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके आप a कैलकुलेट करो, क्योंकि बिना a और d के काम नहीं बनेगा, a निकालना पड़ेगा। इसका मतलब पुट कर दिया मैंने, पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया है, आराम से करना। 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। सॉल्व करेंगे भैया, 2a इज इक्वल टू 24, 10 इंटू 5 50 होता है, उसको वहां शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर माइनस का 26 आ रहा है बेटा, ये डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू आ जाएगी -13। इसका मतलब a भी आपने कैलकुलेट कर दिया, d भी आपने कैलकुलेट कर दिया, देखो a और d दोनों निकल आए आपके। अब एग्जामिनर के क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्या पूछ रहा था वो, बोला फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या होते हैं बेटा फर्स्ट 3 टर्म, पहला टर्म a होता है, अगला टर्म a प्लस d होता है, नेक्स्ट वाला टर्म a प्लस 2d होता है, समझते हो ना। a1 a2 a3 इसके पास 3 टर्म होते हैं, उनको मैंने निकाल दिया सीधा, a की प्लेस पर a की वैल्यू -13, कॉमा a की प्लेस पर -13 प्लस d की वैल्यू आपके पास 5, कॉमा a की प्लेस पर -13 प्लस 2 इंटू 5, कैलकुलेशन आप आराम से कर लो, ये वाला -13 आ जाएगा, कॉमा -13 और 5 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा -8 आना चाहिए, कॉमा ये देखो ये 10 आ रखा है, 10 और -13 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा -3। बोला था फर्स्ट 3 टर्म्स आप निकाल के दिखा दो, फर्स्ट 3 टर्म्स आप -13, -8 एंड -3। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी बेटा? ओके, नेक्स्ट कर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। बोला सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना भाई। इसमें 1995 में उसने जॉब करना स्टार्ट किया था और उसकी जो सैलरी थी वो ₹5,000 थी। इसका मतलब इसने 1995 में स्टार्ट किया था, इसका स्टार्टिंग सैलरी थी उसकी 5,000 रुपीज। इस तरह से शुरुआत में होती है उसको आप मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो बेटा
ए, अगर एपी वाले चैप्टर में अगर आप शुरुआत की सैलरी की बात करते हैं तो इसका वाला ये ए है, ए इज इक्वल टू 5000। उसका इंक्रीमेंट, उसका हर ईयर में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसका हर ईयर का जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो ₹200 मिल रहा है, 200 का इंक्रीमेंट उसको मिल रहा था। बोला इन विच ईयर, भाई इन विच ईयर बोल रहा है, हमें नहीं पता है। लेट इन एनथ ईयर हिज सैलरी बिकम्स ₹7,000। उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जा रही है एनथ ईयर में, ये भी रुपीज में था, ठीक है ना। उसकी सैलरी 7,000 हो जा रही है एनथ ईयर में। इन विच ईयर बोला था ना, मैंने बोला लेट इन एनथ ईयर हिज सैलरी बिकम्स ₹7,000। तो एनथ बोल रहा तो इसका ए एन से तो रिप्रेजेंट करोगे, ए एन इज इक्वल टू 7,000 है, तो आपको निकालना क्या है भैया, इन विच ईयर बोला था, एन निकालना है, एन कैलकुलेट करना आपने। तो भैया इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी तो जानते होंगे आप, यूज करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला, यूजिंग एनथ टर्म वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैलकुलेट करो, ए एन की प्लेस पर आपके पास 7,000 है, इज इक्वल टू इसकी प्लेस पर आपके पास 5,000 है, प्लस एन माइनस 1 और डी की प्लेस पर आपके पास 200 है। या शिफ्टिंग कर लो यार इसको, 7,000 ऐसे टाइप के ढेरों क्वेश्चन कर डाले हमने अभी तक। इसे क्वेश्चन को आप आराम से कर दोगे, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं। देखो आराम से क्वेश्चन को बना दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कौन से टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। एक बार मैंने ब्रेन में फीड करके रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 आ जाएगा और ये वाला 200 इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 200 इज इक्वल टू n माइनस 1। इन 2 0 से 2 0 कैंसिल, से 10 टाइम कैंसिल, तो n इज इक्वल टू ये 1 यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये 10 के साथ 1 को शिफ्ट कर देंगे, n इज इक्वल टू 11। तो इसका कौन से ईयर में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, बोल रहा है 11th ईयर में। 11th ईयर में उसकी सैलरी ₹7,000 हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? बोला कौन से ईयर में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, 11th ईयर जब आएगा तो उसकी सैलरी 7,000 रुपीज की हो जाएगी। बन जाएगा बेटा आपसे, बहुत इजी लग रहा है बेटा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased his weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। देखते हैं बेटा क्या क्या इसने गिवन में दे दिया मुझे। नंबर फर्स्ट ए गिवन में दिया है, आप समझते ना। ये देखो स्टॉक क्वेश्चन को पढ़ो, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। जो फर्स्ट वीक था, स्टार्टिंग का वीक था, उसमें ₹5 को सेव कर रहा हूं, ₹5। फिर बोल रहा आपसे एंड इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय इंक्रीज, जो इंक्रीज करते हैं उसको डी बोलते हैं भैया, इंक्रीज। डी इज इक्वल टू आपके पास 1.75 दिया है, 1.75, वो भी रुपीज में है, ₹1.75, ठीक है। फिर बोल रहा है इन विच ईयर, बोल रहा है इफ द इन द nth वीक, nth वीक का मतलब nth वीक में उसकी जो सैलरी हो जाती है, हिज सेविंग बिकम्स ₹20। nth वीक में उसकी सेविंग ₹20.75 हो जा रही, बोल रहा है। nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जा रही है। तो बोल रहा है फाइंड n, n आपसे कैलकुलेट करो। बोल रहा है अरे पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो लग रहा है, इससे पिछला क्वेश्चन यही तो किया था हमने, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आप फिर से वही फॉर्मूला लगा दोगे, यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक n की प्लेस पर आपके पास 20.75 इज इक्वल टू ए की प्लेस पर आपके पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर आपके पास 1.75। आराम से कैलकुलेशन करना, 5 को यहां शिफ्ट कर दो और आपका आ जाएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.75। नेक्स्ट वाले में 1.75 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 15.75 आ रहा होगा ये, और इसके नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। इसी का मतलब इसको सॉल्व करोगे जरा डेसिमल हटाना पड़ेगा, 1575 आ जाएगा ये अपॉन 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम कट रहा बेटा, ये 9 5 जा 45 का 5 कैरी इक्वल टू 4, 9 7 जा 63 और 4 67 कैरी इक्वल टू 6, 9 1 जा 9 और 6 15, 9 टाइम कट रहा है। इस वाले 1 को यहां शिफ्ट कर दोगे तो देयरफॉर
n इज इक्वल टू 9 अपनी प्लेस पर है, 1 शिफ्ट होकर के यहां आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 10। बोला था n की क्या वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 10 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी है आपको? अरे क्वेश्चन तो आपने किया है, खाली स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, टाइप तो हमें आता है, ठीक है ना। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो बेटा कमेंट में लिख डालो, मैं अपने आप सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है ना। और अगर बेटा अब आप पूरा ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको लग रहा है कि हाँ काफी लोगों से हटके बनाया है, मैं एक सीधी बात बता रहा हूं आपको, जितने यूट्यूबर हैं अगर उनसे आपको वीडियो मेरा अलग लग रहा होगा तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बार बार बनाता रहूं। थैंक यू बेटा।